इंडियन ज्योग्राफी का आपको यहाँ पर देखिए इंडियन ज्योग्राफी का अध्याय 6 होगा। अध्याय 6 के अंतर्गत यहाँ पे हम मृदा सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 11 होगा। देखिए भारत की मिट्टी है जिसको भारत की मिट्टी को कई भागों में बाँटे जिसमें आप सबसे पहले देखिए भारत की मिट्टी को हम पढ़ने से आगे कई भागों में बाँटे। सबसे पहले देखिए मिट्टी की विशेषताओं को नियंत्रित करने का कारक है। तो भारत की मिट्टी को जो पहले भाग में बाँटे वो मिट्टी की विशेषताओं को नियंत्रित करने का कारक के रूप में बाँटे। फिर मिट्टी का मिश्रण को मिट्टी का मिश्रण के रूप में बाँटे। फिर मिट्टी का वर्गीकरण के रूप में बाँटे और फिर आपको मृदा क्षरण के कारक के रूप में बाँटे। अब देखिए यहाँ पर क्या को मिट्टी का जो मिश्रण है वो आपको देखिए मिट्टी का जो मिश्रण है मतलब जीवीय तत्व होता है, पानी होता है, अजैविक तत्व होता है और हवा होता है। तो मिट्टी का जो आपके यहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए मिट्टी का जो मिश्रण है देखिए मिट्टी का जो मिश्रण है उसको हम देखिए क्या मिट्टी का जो आपको मिश्रण है आपको इसमें उसको देखिए कई भागों में जब हम बाँटे तो इसमें क्या आपको जीवीय तत्व है, क्या आपको है तो जीवीय आपको क्या है जीवीय तत्व है। मिट्टी के मिश्रण को देखिए जीवीय तत्व है, जीवीय तत्व आपको देखिए मिट्टी के मिश्रण का आपको पढ़ा आपको देखिए क्या मिट्टी के मिश्रण का कई भागों में बाँटे जिसमें पढ़ा आपको देखिए जीवीय तत्व है, पानी है, अजैविक तत्व है और हवा है। और मिट्टी का वर्गीकरण हम देखिए मिट्टी का वर्गीकरण कई रूपों में कई भागों में आपको किया गया जिसमें पढ़ा आपको जलोढ़ है, दूसरा आपको रेगड़ है, तीसरा आपको लेटेराइट है, चौथा आपको लाल और काली है और पाँचवां आपको लवणीय है, छठा आपको लाल है, सातवां मरुस्थलीय है, आठवां आपको पर्वतीय है और नौवां आपको अंत पर्वतीय है और 10वां आपको करेवा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10 आपको मिट्टी के प्रकार यहाँ वर्गीकरण है। अब मृदा क्षरण के कारक देखिए मृदा क्षरण के भी कुल जो कारक होंगे वो 8 कारक है जिसमें देखिए जल अपरदन है, वायु अपरदन है, लवणता है, जल पर जमाव है, निम्नलिखित जंगल है और स्थानांतरित कृषि या मानव निर्मित जो होती है वो है जन आंदोलन भी है और तुषारित भी है। तो वही परिचय हम देख लीजिए। तो हम देखिए क्या मिट्टी का वर्गीकरण में देखिए क्या हमें कितने कुल 10 प्रकार हमने यहाँ बताएं। जलोढ़ में होता है, लाल होता है, रेगड़ होता है और उसका मरुस्थलीय होता है, लेटेराइट होता है, पर्वतीय होता है, लाल और काली होती है और अंत पर्वतीय होती है, लवणीय होती है, करेवा होती है। इसमें आप ये देखिए कि देखिए परिचय की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए परिचय पौधे की उत्पत्ति देखिए परिचय में देखिए इंट्रोडक्शन की बात यहाँ हम करते हैं। पौधे की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक देखिए पौधे की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कर्णयुक्त और हुमस वाले मेंटर रेगोरित की ऊपरी परत के अपक्षिवित लूज पदार्थ मृदा कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या पौधे की उत्पत्ति में विकास में सहायक महीन कणयुक्त और हुमस वाले मेंटर की ऊपरी परत के अपक्षिवित पदार्थ को मृदा कहते हैं। मृदा में मूलतः खनिज चट्टानों के कण अपक्षयित जैविक पदार्थ की एक विशेष मात्रा मृदा वायुमंडल हवा और जीवाणु की उपस्थिति होती है जिनके बीच एक जटिल और गतिज डायनामिक संबंध होता है। डायनामिक का संबंध आपको एक जटिल जिनके बीच एक जटिल और गतिज संबंध होता है। देखिए गतिज को बोलते हैं डायनामिक। देखिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है। जैसे आपको पढ़ा मूल चट्टान पेरेंट रॉक्स का, दूसरा आपको ऊंचावश का, तीसरा आपको जलवायु का, चौथा आपको इसके भौतिक रासायनिक और जैविक गुण का, पाँचवा आपको भू उपयोग की विधि तथा छठा आपको समय की देखिए बोलते हैं। आपको सामान्यतः मृदा चार तत्वों से बनी होती है। अजैविक या खनिज पदार्थ मूल चट्टान से प्राप्त है। दूसरा आपको यहाँ पर है जैविक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अपघटन से प्राप्त और आपको यहाँ पर हवा तथा जल देखिए। अब देखिए मृदा की विशेषता जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल बोलते हैं। देखिए मृदा की हम जो खास बात आपको कहा गया मृदा की विशेषता यानी कि मृदा की जो विशेषता के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए मृदा की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल देखिए यहाँ पर मृदा देखिए मूल अथवा जनक पदार्थ देखिए पैरेंट मटेरियल देखिए यहाँ पर मृदा के मूल जनक पदार्थ लोहा मृदा के मूल या जनक पदार्थ जहाँ ग्रेनाइट संगमरमर स्लेट जैसे कठोर और प्रतिरोधी चट्टान हो सकते हैं वही नवीन ज्वालामुखी लावा राख रूपांतरित शिस्ट नाइस और अवसादी बलुआ पत्थर चिकनी मिट्टी अवसाद और चुनाव पत्थर जैसे अपेक्षाकृत
का अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टान भी हो सकते हैं। चट्टान रॉक शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बजरी, ग्रेवल, चिकनी मिट्टी, बालू, रेत, लोएस तथा जलोढ़ जैसे कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं को सूचित करने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए हुमस की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए मृत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन, सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह हुमस कहलाता है। देखिए इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला तथा चिपचिपा होता है, जिसका स्वरूप को संरचनाविहीन होता है। इसकी उपस्थिति मृदा सतह के नीचे होती है। साधारण मृदा में पाए जाने वाला हुमस का रंग काला होता है, जिस कारण मृदा उप मृदा से अधिक गाढ़े रंग की होती है। यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। अलग अलग पदार्थों में हुमस की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। देखिए मृदा संरचना जिसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। मृदा संरचना जिसको सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। मृदा के कणों का आकार उसकी प्रमुख विशेषता होती है। इस प्रकार चिकनी मिट्टी वाली मृदा को बारीक महीन, बलुआ को मोटी तथा सिल्ट को माध्यमिक कहा जा सकता है। मृदा के कणों की माप। देखिए मृदा के कणों की माप एक मानक पैमाना मृदा के माप का मानक पैमाना मिलीमीटर है। वैसे इसकी छोटी इकाई माइक्रोन 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर है, जिसका उपयोग साधारणतः मृदा कोलाइड से की माप के लिए किया जाता है। बलुआ मृदा में कणों का आकार 0.05 से 0.02 मिलीमीटर तक होता है, जिन्हें हम आंख से देख पाते हैं। परंतु चिकनी मृदा में इन कणों का व्यास 0.02 मिलीमीटर होता है। सिल्ट मृदा कण जहाँ बलुआ पत्थर से महीन होते हैं, वहीं चिकनी मृदा से मोटे होते हैं। सिल्ट मृदा के कणों का व्यास 0.02 से 0.022 मिलीमीटर के बीच माना जाता है। अब देखिए मृदा बनावट जिसको हम सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए क्या मृदा के कणों की व्यवस्था, क्रम, बनावट या विन्यास मृदा संरचना कहलाती है। मृदा के कणों की व्यवस्था, क्रम, बनावट या विन्यास मृदा संरचना कहलाती है। बालू सिल्ट चिकनी मिट्टी और हुमस जिस रूप में आपस में गठित होकर पैड्स का निर्माण करते उसे मृदा संरचना कहते हैं। अब देखिए मृदा अम्लता बोलते हैं सॉइल एसिडिटी बोलते हैं। देखिए हम जो खास बात करेंगे मृदा की अम्लता और क्षारता की माप को पीएच वैल्यू के रूप में किया जाता है, जो मृदा के कण में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के संकेतन दर्शाते हैं। शुद्ध जल 10 मिलियन का एक भाग हाइड्रोजन आयन के रूप में विघटित होता है, अर्थात 10 से 7 और इसका पीएच मान 7 होता है। यह अम्लता के पैमाने की निष्क्रिय अवस्था न्यूट्रल स्टेट है। यदि जल में उच्च क्षारीयता हो, जैसे उसमें कॉस्टिक सोडा घुला हो, तो उसे क्षारीय कर जिसका पीएच वैल्यू 14 होता है। इसके विपरीत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू 3 है। निष्क्रिय मृदा का भी पीएच मान 7.2, अम्लीय मृदा का 7.2 से कम। लेकिन निष्क्रिय मृदा का पीएच वैल्यू 7.2, अम्लीय मृदा का 7.2 से कम, कभी कभी 3 तक। उच्च क्षारीय मृदा का पीएच वैल्यू लगभग 8 या उससे अधिक होता है। अब देखिएगा मृदा संरचना त्रिभुज सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिया गया है इसमें, इसको आप बाद में देखिएगा। अब क्या यहाँ पे मृदा वायु देखिए मतलब क्या सॉइल एयर। देखिए सॉइल एयर क्या होता है। देखिए मृदा मिदवान हवा स्वयं मृदा के लिए और इसमें पाए जाने वाले जीवों के दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हवा मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, जो पौधे को प्रत्यक्ष पोषण प्रदान करता है। दूसरी तरफ आपको ऑक्सीकरण की उच्च प्रक्रिया जैसा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है। मृदा के जैविक पदार्थों
मृदा के जैविक देखिए मृदा के जैविक पदार्थों का तीव्र ह्रास करके उसे उर्वरक एस्टराइल बना सकती है। देखिए मृदा विद्वान असंख्य जीवाणु बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की अनवरत आवश्यकता पड़ती है और इन्हें इसी कारण आपको वायुजीवी एरोबिक भी कहते हैं। देखिए मृदा विद्वान पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेष को अवघटित करके उपजाऊ हुमस के निर्माण में इन जीवाणुओं का भी आंशिक योगदान होता है। लेकिन हवा की कमी इन जीवाणुओं की इस प्रक्रिया को सीमित करता है। आपकी मृदा जल देखिए सॉइल वाटर देखिए मृदा विद्वान यानी कि क्या मृदा में विद्वान जल नीचे की तरफ रिश्ता रहता है पर देखिए जिसको बोलते हैं परकोलेशन बोलते हैं। जल का यह रिश्ता मृदा गठन स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। मृदा में जल की उपस्थिति शून्य से लेकर जल जमाव वाटर लॉगिंग की स्थिति तक हो सकती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र में जहाँ जल की अनुपस्थिति शुष्क जलवायु क्षेत्र में जहाँ जल की अनुपस्थिति मृदा में किसी भी जीवन की संभावना नहीं छोड़ता वहीं जल जमाव की स्थिति में हवा की अनुपस्थिति जीवाणु द्वारा किए जाने अपघटन डिकम्पोजिशन नहीं होने देता है। देखिए ना इस प्रकार मृदा में जल की मात्रा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब यहाँ देखिए क्या कि मृदा सॉइल की बात है। हम देखिए मृदा सॉइल जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं सॉइल हॉरिजन बोलते हैं। मृदा सॉइल या सॉइल हॉरिजन यहाँ देखिए क्या होता है। मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है। इस भिन्न परतों को मृदा स्तर कहते हैं। देखिए मृदा स्तर लगभग पृथ्वी की सतह के समांतर होता है और इसके परतों की विशेषताओं में स्पष्ट भिन्नता होती है। चित्र 6.2 देखिए चित्र मृदा परिच्छेदिका और मृदा स्तर यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको आर्क कंसोलिडेटेड रॉक को कैपिटल आर्क बोलते हैं और त्रिभुज दूसरा जो आपको यहाँ बोलते हैं वेथर पॉइंट मेंटर को सी बोलते हैं। और बिंद क्या आपको क्या कि मैक्सिमम सिलिकेट क्ले मेटेरियल को बी बोलते हैं। और ये देखिए ई में क्या जो ई नंबर में आपको ए लाइट कलर हॉरिजन लेस ऑर्गेनिक मैटर को ई बोलते हैं। और फिर देखिए मिक्स मिनरल ऑर्गेनिक मच बायोलॉजिकल एक्टिविटी ए होता है। फिर देखिए लूज लीव्स अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक पार्सली डिकम्पोज तो आपको ओ बोलते हैं। आप O1 और O2 क्या है देखिए यहाँ पर जो आपको होता है मतलब जो आपको बी होता है देखिए बी से लेकर ए तक का जो होगा वही आपको सॉइल होगा मृदा का बाकी नहीं करेगा। अब की मृदा परिस्थिति जिसको बोलते हैं मृदा सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। देखिए किसी मृदा के ऊपर किसी मृदा के ऊपर सॉइल प्रोफाइल देखिए मृदा परिस्थिति का सॉइल प्रोफाइल हम देखिए किसी मृदा के ऊपर हम क्या किसी मृदा के ऊपरी सतह से लेकर उसके मूल चट्टान पैरेंट रॉक तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड वर्टिकल सेक्शन मृदा परिच्छेदिका है। समान मूल चट्टान के समान स्तरों सॉइल हॉरिजॉन से बारी मृदा परिच्छेदिकाओं की उनकी अवस्थिति कारण विशेषताएं अलग अलग हो सकती है। देखिए भारत एक विशाल देश है जहां भू आकृतिक और जलवायु में भारी विविधता पाई जाती है। देखिए भारत की भू जलवायु स्थितियों का इसकी मृदा वितरण उनके गठन संरचना रंग पीएच मान पीएच वैल्यू और सांद्रता पोरोसिटी पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है। साधारणतया भारत की मृदा क्या है हम देखिए साधारणतया आपको क्या अब यहाँ क्या कि इसमें आपको भारत एक विशाल देश है। देखिए आपको क्या कि भारत एक बार फिर से देखिए मृदा परिस्थिति सॉइल प्रोफाइल को देखिए किसी मृदा की ऊपरी सतह से लेकर उसके मूल चट्टान पैरेंट रॉक तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड वर्टिकल सेक्शन मृदा परिच्छेदिका है। समान मूल चट्टान के समान स्तरों सॉइल हॉरिजॉन वाली मृदा परिच्छेदिकाओं की उनकी अवस्थिति कारण विशेषताएं अलग अलग हो सकती है। भारत एक विशाल देश है जहाँ भू आकृतिक और जलवायु में भारी विविधता पाई जाती है। भारत की भू जलवायु स्थितियों का इसकी मृदा वितरण उनके गठन संरचना रंग पीएच मान पीएच वैल्यू और संरचना पोरोसिटी पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है। साधारणतया भारत की मृदा यहाँ की जलवायु विषयक और वनस्पति पेटियों बेल्ट्स का अनुसरण करती है। मृदा का निर्माण को विशिष्ट प्राकृतिक स्थितियों में होता है और इस जटिल प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक तत्वों का योगदान होता है। इस प्रक्रिया को मृदा वैज्ञानिकों द्वारा
इस प्रक्रिया को मृदा वैज्ञानिकों द्वारा मृदा जनन पेडोजेनेसिस या मृदा निर्माण कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की मृदा पर उसके मूल चट्टान, पैंट रॉक, अस्त्राकृतियों, जलवायु की स्थितियों, प्राकृतिक वनस्पति, देखिए भू उपयोग, देखिए आगे भू उपयोग जीवों, कीटों, सूक्ष्म जीवों, जीवाणु तथा समय का प्रभाव होता है। मृदा निर्माण से जुड़े उपरोक्त देखिए मृदा निर्माण से जुड़े उपरोक्त कारक स्वतंत्र या अलग थलग कार्य नहीं करते, बल्कि आपस में एक अंत संबंध बनाते हुए सक्रिय रहते हैं। जिस कारण यह एक काफ़ी जटिल नेटवर्क काफ़ी जटिल नेटवर्क वाली प्रक्रिया बनाते हैं। देखिए प्रक्रिया बनाते हैं मृदा निर्माण के पदार्थ पृथ्वी की सतह के देखिए मृदा निर्माण के पदार्थ पृथ्वी की सतह के चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें मृदा विज्ञान द्वारा मूल जनक आपको मूल जनक अपराध कहा जाता है। देखिए सतह की अस्त्राकृति, ऊंचावत, अपक्षय, विदरिंग के एजेंट इस मूल चट्टान पदार्थ के अपघटन की अवस्था तय करते हैं। इस प्रकार मृदा का मूल चरित्र तथा उसकी रासायनिक विशेषताएं नीचे की चट्टानों से प्राप्त होती है। अपरदन अन्य कारकों, बहता जल, हवा इत्यादि द्वारा मृदा का अपनयन, परिवहन हो सकता है, या फिर कोई देखिए कोई मृदा अपने निर्माण के मूल स्थान पर बनी रह सकती है। देखिए जल मृदा अपने मूल निर्माण स्थल पर हो तो इसे यथास्थान या स्वस्थानीय इन टिश्यू यहाँ पर कहते हैं क्या, इन सिटू का अवस्था कहते हैं, जहाँ इसमें जलवायु विशेषकर आर्द्रता, पौधों और जीवाणु द्वारा आपको परिवर्तन होता है। अब देखिए प्राकृतिक यहाँ पे क्या कि प्राकृतिक संसाधनों के रूप में मृदा मानव के लिए बहुमूल्य होती है। इसकी प्रकृति और उर्वरता पर न सिर्फ किसी उत्पादकता निर्भर करती है, बल्कि मृदा की वाहक क्षमता और ग्रामीण समुदाय का विकास भी इसी पर निर्भर करता है। देखिए भारतीय मृदा वर्गीकरण देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। अब के पिछली सदी में भारत की मृदा के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए। भारतीय मृदाओं के प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण वेलकर ने 1893 में और लीदर ने 1898 में किया था। देखिए यहाँ पे इनके अनुसार भारतीय मृदाओं को 4 वर्गों में बांटा गया। अपराध की जरूरत, दूसरा आपको रेगड़, तीसरा रेगड़ या काली मिट्टी, और तीसरा आपको लाल मिट्टी, और चौथा आपको लेटराइट मृदा। देखिए उपरोक्त वर्गीकरण के पश्चात भारत की मृदा के कई और वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें मृदा के गठन, संरचना, रंग, पीएच मान, वैल्यू, संरचना, पोरोसिटी इत्यादि तत्वों को आधार बनाया गया। आखिर भारतीय मृदा एवं भू उपयोग संरक्षण संगठन द्वारा 1956 में भारतीय मृदाओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1957 राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन NATMO नाटेमो आपको संगठन द्वारा भारत की एक मृदा मानचित्र का प्रकाशन किया गया, जिसमें भारतीय मृदाओं को 6 प्रमुख वर्गों और 11 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा वर्ष 1963 में भारत की एक मृदा मानचित्र प्रकाशित की गई। SP रायचौधरी के प्रवचन में, जिसमें भारत की मृदा को 7 समूहों में विभाजित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हाल के वर्गीकरण में भारत की मृदाओं को निम्न 10 मृदा समूह में विभाजित किया गया है। आपके तालिका 56 और चित्र 56 में देखिएगा। अपराध की जरूर मृदा होता है, दूसरा आपको लाल मृदा होता है, तीसरा आपको रेंगड़ या काली मृदा होता है, चौथा आपको मरुस्थलीय मृदा, पांचवा आपको लेटराइट मृदा, छठा आपको पर्वतीय मृदा, सातवां आपको लाल एवं काली मृदा। और आपको देखिए यहाँ पर क्या भूसर एवं भूरी मृदा। आठवां तो भूसर भूरी मृदा था, नौवां आपको अपर्वतीय मृदा, 10वां आपको हिम क्षेत्र, 11वां आपको अन्य मृदाएं आपको है। देखिए काली मृदा एक रेगड़ या काली मिट्टी या काली मृदा जो आपको तो 3 नंबर में भी है, और लाल एवं काली का मिक्सर भी आपको 7 नंबर में है। अब इसके साथ में जरूर मृदा की बात यहाँ पर की गई है। देखिए जरूर मृदा भी आपको है। देखिए जरूर मृदा, देखिए भारत में जरूर मृदा का विस्तार को 143.5 मिलियन वर्ग मिलियन, देखिए 143.5 मिलियन हेक्टेयर में है, जो भारत की सकल सूचित मृदाओं के क्षेत्रफल का 43.36%। जरूर मृदा मुख्यतः सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानों में मापी जाती है, मैदानों को पाई जाती है। ये नर्मदा तथा तापी नदियों की घाटी और पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में भी विद्वान है। देखिए जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है, या फिर सागर द्वारा पश्चिमगमन पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए अवसादों या सिल्ट से हुआ है। इनका रंग आपको हल्के भूरे से लेकर पश्चिमी भूरे तक है, और इनका गठन बलुआ से लेकर आपको सिल्ट दुमट सिल्टी लोम तक आपको ये मृदा उच्च और निम्न
ये मृदा आपको देखिए क्या, ये मृदा देखिए, ये मृदा उच्च और निम्न दोनों तरह से अपवाहित है। इनकी परिच्छेद का स्वार प्रोफाइल जहाँ लहरदार क्षेत्रों में अपरिपक्व है, वहीं समतल क्षेत्रों में पूर्ण अविकसित और परिपक्व है। इन मृदाओं को दो भागों में विभाजित किया गया, खादर तथा भांगड़। खादर तथा भांगड़ देखिए यहाँ पर, खादर तथा भांगड़ देखिए। खादर मृदा के मैदानी क्षेत्रों के निम्न भागों में पाई जाने वाली यह मृदा वर्षा काल में बाढ़ की चपेट में आती है। बाढ़ कारण इस मृदा पर बराबर ही नए जमाव होते रहते हैं, जिससे इनकी उर्वरता बनी रहती है। शुष्क क्षेत्रों में इस मृदा के रहते हैं कौन यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में रेह या कल्लर या धूर का नामों से जाना जाता है। लेकिन इस मृदा में हुमस की अधिकता इस मृदा में हुमस की अधिकता इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। अब भारत की मिट्टियों के प्रकार देखिए। भारत की मिट्टियों के जो प्रकार उसको देखिए। भारत की मिट्टियों के प्रकार देखिए, आप भारत की मिट्टियों के प्रकार आपको देखिए। भारत की मिट्टियों के प्रकार तालिका 6.1 में देखिए। तो मिट्टी देखिए जलोढ़ दो प्रकार होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगड़। एक होता है खादर, एक होता है बांगड़ या भांगड़ भी बोलते हैं। आप जलोढ़ में आपको देखिए, जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है, जलोढ़ मिट्टी का जो हेक्टेयर है वो 143.1 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर में आपको जलोढ़ है। और दूसरी बात, इसका जो प्रतिशत, जलोढ़ का जो प्रतिशत है वो 43.36% है। इसमें मिश्रण का जलोढ़ में आपको फास्फोरिक एसिड की अधिकता, पोटास की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में आपको क्या होती है कि फास्फोरिक एसिड की अधिकता, पोटास की कमी होती है। और जलोढ़ का जो क्षेत्र है वो आपको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नर्मदा ताप्ती का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और नर्मदा ताप्ती का मैदान है, ये क्षेत्र है। और जलोढ़ का जो आपको फसलें होता है वह गेहूँ, मक्का, गन्ना, दाल, सरसों, बरसीम चारा, जिसको बरसीम चारा। अब ये जलोढ़ दो प्रकार होता है, एक होता है खाद, एक होता है बांग। अब देखिए लाल मिट्टी का जो क्षेत्र जो आपको मिलियन हेक्टेयर में क्षेत्र है वो 61 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। और इसका जो प्रतिशत है वो 18.49% है। कितना है? 18.49% है। और इसका मिश्रण, लाल मिट्टी का जो मिश्रण है वह फेरिक ऑक्साइड के कारण आपको लाल रंग, चूना, फॉस्फेट, मैंगनीज की कमी होती है। और इसका लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपको पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर। अब यहाँ देखिए क्या कि लाल मिट्टी का जो आपको फसलें है उसमें क्या होगी, उसमें लाल मिट्टी में आपको गेहूँ, कपास, दालें, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू, उद्यान होगा। अब ये काली या रेगुन मिट्टी आंतरिक रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चनोजेम्स के रूप में जाना जाता है। आपको काली या रेगुन मिट्टी आंतरिक रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चनोजेम्स के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर काली रेगुन मिट्टी का फसल, काली या रेगुन मिट्टी में जो आपको होता है कपास, दालें, ज्वार, बाजरा, लिनसीड, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियां होती है। इसका जो क्षेत्र है काली रेंगू का हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपको क्या छत्तीसगढ़, झारखंड तथा राजमहल तक आपको। इसमें आपको मिश्रण जो आपको काली मिट्टी होती है वो आपको लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक तत्व की कमी होती है। और इसके बाद क्या, इसका प्रतिशत कितना, इसका प्रतिशत आपको 15.09% होती है। और इसमें क्षेत्रफल कितने, इसमें क्षेत्रफल 49.8% होती है। अब की मिट्टी के प्रकार में पर्वतीय मिट्टी के जो प्रकार होते हैं वो आपको मिलियन क्षेत्रफल मिलियन कितना होता है। पर्वतीय मिट्टी के जो प्रकार आपको होता है क्षेत्रफल मिलियन में वो आपको कितना 18.2 मिलियन हेक्टेयर होता है, 18.2 मिलियन हेक्टेयर होता है। और ये प्रतिशत जो होता है वो 5.51% होती है। और इसका मिश्रण जो होता है ये अम्लीय और हुमस की कमी की वजह से होती है। और इसका जो क्षेत्र पर्वतीय का जो क्षेत्र होता है वो आपको हिमालय का मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होता है, असम का क्षेत्र होता है, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र होता है। और देखिए फसलें, इसका जो फसलें आपको होती है पर्वतीय फसलें जो आपको होती है मक्का, चावल, लेगुम, चारा बागान आपको होती है। मरुस्थलीय मिट्टी के प्रकार देखिए। मरुस्थलीय क्षेत्रफल जो आपको होती है वह 14.6 मिलियन हेक्टेयर होती है। इसका जो प्रतिशत है वो 4.42% है। और मरुस्थलीय का मिश्रण जो आपको होता है घुलनशील नमक की उच्च प्रतिशतता होती है। निम्न जैविक तत्व होता है, कैल्शियम, कार्बोनेट की प्रतिशतता में अंतर होता है। फिर आपको मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होती है कि इसमें ये आप मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है
राजस्थान, पश्चिम अरावली, उत्तरी उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा का पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में आपको होता है। और मौसमी फसलें जो आपको होती है वो बाजरा, दालें, ज्वार और एलोवेरा जैसी कम पानी की फसलें होती है। लेटेलाइट जो आपके यहाँ देखिए, लेटेलाइट मिट्टी जो आपको होती है वह क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में कितना देखिए, लेटेलाइट में क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में जो आपको होती है वह 12.2% आपको होती है। सॉरी 12.2 मिलियन हेक्टेयर में आपको, और ये 3.17% है। इसमें लेटेराइट मिट्टी की में जो आपको होता है वो आपको क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी के मिश्रण में आपको क्या होता है, लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्वों की कमी होते हैं। तो देखिए लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन आपको लेटेराइट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्वों की कमी होती है। अब इसका क्षेत्र, लेटेराइट का जो क्षेत्र होता है वो आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजभवन पहाड़ी, सतपुरा विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम उत्तरी कछार, असम उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, मेघालय की गारो पहाड़ी इत्यादि। अब इसका देखिए फसलें, लेटेराइट की जो आपको यहाँ देखिए क्या, लेटेराइट की जो फसल, लेटेराइट में जो फसलें आपको होती है वो आपको जो होती है वो आपको चावल, रागी, गन्ना, काजू आपको होता है। अब देखिए अंत पर्वतीय जो आपको अंत पर्वतीय में मिश्रण, अंत पर्वतीय आपको प्राकृतिक क्षारीय मिश्रण आपको होती है। और अंत पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वो आपको जम्मू कश्मीर से असम तक का झेलम और सिंधु घाटी का अंत पर्वतीय तराई क्षेत्र होता है। इसमें अंत पर्वतीय में क्या होता है कि आपको चावल होती है। अब कहते हैं इसका जो आपको अंत पर्वतीय का जो आपको प्रतिशत है वो 1.73% है। और आपको इसमें क्षेत्रफल जो मिलियन हेक्टेयर वो 5 में 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका। आपकी हिम क्षेत्र मिट्टी जो आपको होती है ये आपको मिलियन में 4 मिलियन हेक्टेयर है। और इसका प्रतिशत 1.21% है। और ये क्या, इसमें हिम क्षेत्र में मिश्रण क्या होता है कि बर्फ और हिमानी में ढकी हुई होती है। और ये इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका क्षेत्र आपको महान हिमालय क्षेत्र, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर होती है। और ये कृषि का अनुपयुक्त, हिम क्षेत्र में कृषि नहीं होती है। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया कि इसमें आगे देखिए आपको जो आपका है कि एक और मिट्टी भूसर और भूरी मृदा। देखिए भूसर और भूरी मृदा, देखिए भूसर और भूरी मृदा जो है, भूसर और भूरी मृदा का जो क्षेत्रफल है वो मिलियन हेक्टेयर में 3.6 मिलियन हेक्टेयर है। और प्रतिशत 1.09%। और मिश्रण जो आपको लो ऑक्साइड मिश्रण है। तो भूसर और भूरी मृदा में कितना आपको लो ऑक्साइड का मिश्रण है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान और गुजरात में है। इसकी जो फसलें आपको है वो आपको कपास और तेल बीज इसमें फसलें होती है। अब देखिए लवणीय और क्षारीय जिन, देखिए लवणीय और क्षारीय जिन्हें रेह, कालर, असर, लारूल, थूर, कांपी, चौपान और चौपान आदि स्थानीय नगरों से जाना जाता है। अब इसमें देखिए क्या, इसमें आपको मिश्रण होता है, इसमें क्या सोडियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट होती है। और ये आपको जो होती है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में होती है। ये लवणीय और क्षारीय जिन मिट्टी जिसे बोलते हैं। और ये इसमें क्या होती है, इसमें आपको बरसीम, ढेंचा, फलीदार फसलें होती है। अब आते हैं पीटी और दलदली मिट्टी जो आपको होती है वह जीवीय तत्वों की, जिस पीली और पीटी और दलदली मिट्टी में क्या होता है, जीवीय तत्वों की प्रधानता, उच्च लवणीयता, फास्फोरस और पोटासियम की कमी होती है। और इसका जो क्षेत्र होता है वो इसका जो क्षेत्र है वो केरल के कोट्टायम में अलापुझा जिले, कृष्णा, कावेरी, कच्छ, करण, महानदी में आपको होती है। और इसमें फसलें जो आपको चारों कृषि होती है। अब देखिए करेवा, करेवा मिट्टी में क्या होता है, करेवा मिट्टी में आपको क्या करेवा मिट्टी में स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट मिले होते हैं। इसका जो क्षेत्र आपको कश्मीर घाटी, जम्मू के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फसलें होती है वो केसर, बादाम, सेब, अखरोट, जाम बागान होती है। और लाल और काली मिट्टी क्या होती है, लाल और काली मिट्टी जो आपको है, तो लाल और काली मिट्टी वो 17.8 मिलियन हेक्टेयर में आपको है। और इसमें मिश्रण क्या होता है नहीं दिया गया। और इसमें क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र लाल और काली का जो क्षेत्र है वह बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग, राजस्थान और गुजरात में पूर्वी अरावली। इसमें लाल और काली में क्या हो गया, तो मक्का, बाजरा, ज्वार, दालें, तेलीय बीज आपको। अब देखिए भांगर मृदा समझिए क्या होता है। देखिए यह बाढ़ के, देखिए भांगर या बांगर मृदा जो होती है यह बाढ़ के स्तर के ऊपर की मृदा है तथा यह साधारणतः आपको बेहतर अपवाहित होती है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम, इसमें देखिए अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। इस मृदा का गठन या टेक्सचर दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है। भांगर मिट्टी में यदा कदा कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। यह गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, चारा फलों एवं सब्जियों को उपज के उपयुक्त है। इसमें हुमस, चूना, फास्फोरिक अम्लता, जैविक पदार्थों की प्रचुरता तथा पोटास की कमी होती है। अब देखिए लाल मृदा, जिसको रेड सॉइल बोलते हैं। देखिए यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा जो कुल मृदाओं के
18.5% से भाग 61 मिलियन हेक्टेयर की 61 मिलियन हेक्टेयर में फैली है। यह प्रमुखतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तमिलनाडु के से लेकर बुंदेलखंड तक पूरा में राजमहल से लेकर पूरा में आपको राजमहल से लेकर पश्चिम एवं काठियावाड़ और कच्छ तक पाई जाती है। लाल मृदा देखिए, लाल मृदा पश्चिमी तमिलनाडु कुछ भागों कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्र, राजस्थान के बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर देखिए, उदयपुर जिलों में पाया जाता है। देखो आर्कियन देखिए, यहाँ पे आर्कियन ग्रेनाइट के ऊपर विकसित इस मृदा को बहुप्रयोजन ओमनीबस समूह विकास। इनका रंग मुख्यतया लाल है, जो इनमें विद्वान फेरिक ऑक्साइड कारण है। देखिए फेरिक ऑक्साइड का कोई कारण है। फिर इसमें कहा गया क्या, ऑक्साइड का साधारणतः देखिए, साधारणतः इस मृदा के ऊपरी परत लाल और इसके नीचे की परत का रंग पीलापन भरा रंग पीला देखिए यहाँ पर क्या साधारणतः इस मृदा की ऊपरी परत लाल और इसके नीचे की परत का रंग पीलापन भरा होता है। इसकी मृदा संरचना बलुई, चिकनी तथा दोमट तीनों ही प्रकार का हो सकता है। सरलता देखिए, भुरभुरापन इसकी संरचनात्मक विशेषताएं हैं। इसमें कंकड़ देखिए यहाँ पर क्या इसमें कंकड़ और कार्बोनेट निम्न मात्रा में देखिए, इसमें कंकड़ और कार्बोनेट निम्न मात्रा में लवण होते हैं। साधारणतः इस मृदा में चूने, फास्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, हुमस एवं पोटास की कमी होती है। तीव्र अपरदन लीचिंग इस मृदा की एक बड़ी समस्या। ऊपरी भाग में यह मृदा बलुई, पथरीला, सड़नता भरा एवं हल्के रंग की होती है। देखिए और इसकी उर्वरता निम्न है, लेकिन निम्न मैदानी भागों में यह मृदा उर्वर दोमट है। अतः इनका रंग गाढ़ा है, जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इन मृदाओं में गेहूँ, कपास, दलहन, तंबाकू, ज्वार, मिलेट, तिलहन, आलू एवं फलों की खेती की जाती है। अब देखिए आपको मैप आपको दिया गया, इसमें सभी का आपको कहाँ का कौन सा सॉइल उसका दिया गया है। अब देखिए मुख्य रूप से हम जो अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप देख सकते हैं कि बिहार में आपको बिंदा आपको है, मतलब एलुवियल सॉइल आपको बिहार में पाई जाती है मुख्य रूप से। अब आगे देखिए आप देखिए काली मृदा, देखिए काली मृदा में क्या खास बात होती है। देखिए ब्लैक सॉइल को देखिए, काली मृदा भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास मृदा तथा अंतर्राष्ट्रीय काली कपास मृदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चेनोजैम, ट्रॉपिकल चेनोजैम इत्यादि नामों से जानी जाती है। भारत में इनका विस्तार को लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर में यह सकल मृदाओं का 15%। इनका मूल पदार्थ है। इनका मूल पदार्थ है क्रिटेशस युगीन अपक्षयित लावा क्रिटेशियस पीरियड रहा है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों में फैली है तथा राजमहल की पहाड़ियों तक भी इसका विस्तार मिलता है। ये मृदाएं प्रोड मैच्योर है। अधिकतर काली मृदाओं में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक आपको है। अब आगे यहाँ से कहा गया क्या, इन मृदाओं का रंग आपको हल्के से गाढ़े काले तक आपको है। साधारणतया इनकी मृदा संरचना दुमट है तथा इनमें लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की प्रचुरता है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की निम्नता पाई जाती है। इनकी नमी धारण क्षमता उच्च है। उच्च कसा और दृढ़ता आदि गुणों से परिपूर्ण इस मृदा में शुष्कता की स्थिति में दरार पड़ जाती है, जिनकी चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वर्षा काल में इनमें फैला होता था। इनमें उच्च स्तरीय चिपचिपापन विकसित हो जाता है, जिस कारण से भींगी हुई स्थिति में इन मृदाओं की जुताई काफ़ी कठिन कार्य है। ये मृदाएं काफ़ी उर्वरक तथा कपास, दलहन, मिलेट, अलसी, तीसी, अरंडी, तंबाकू, गन्ने, सब्जियों एवं नींबू आदि फलों की खेती उपयुक्त है। अब देखिए मरुस्थलीय मृदा, इसको बोलते हैं डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। मरुस्थलीय मृदाएं देश के कुल मृदाओं के 4.4% है तथा इनका विस्तार लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर में है। इन मृदाओं के निर्माण को सूक्ष्म एवं असूक्ष्म स्थितियों में हुआ तथा इन्हें हवाओं द्वारा निक्षेपित किया गया। इनका विस्तार को मुख्यतः राजस्थान, अरावली के पश्चिम, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा के पश्चिमी भागों तथा पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा बलुई से लेकर बजरी नुमा है, जिनमें जैविक पदार्थों की कमी, निम्न नाइट्रोजन एवं कैल्शियम कार्बोनेट की विधि प्रतिशतता पाई जाती है।
प्रतिशतता पाई जाती है। इन देखिए इनमें जहाँ घुलनशील लवणों की मात्रा उच्च है, वहीं इनमें आर्द्रता की कमी और नमी को धारण करने की क्षमता भी निम्न है। इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त जल द्वारा पश्चिमी राजस्थान की इन मृदाओं का कायापलट हुआ है। इन मृदाओं में मुख्यतः बाजरा, दलहन, ग्वार, चाय तथा वैसे फसलों की खेती की जाती है जिन्हें जल की निम्न आवश्यकताएं होती है। देखिए लेटेलाइट मृदा की बात करें, लेटेलाइट सॉइल देखिए यहाँ पे इन मृदाओं का प्रथम अध्ययन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एच बुचनान द्वारा सन 1905 में किया गया था। इनका नाम कैलकुलेटिन शब्द लेटर से हुआ, जिसका अर्थ ईट ब्रिक होता है। ये मृदाएं भींगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम मक्खन जैसी होती है, परंतु सूखने के उपरांत इसमें काफ़ी कड़ापन आता है तथा ये ढेरेदार क्लॉडी हो जाती है। मानसूनी जलवायु तथा मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों की ये विशिष्ट मृदाएं हैं। फिर देखिए इन मृदाओं का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से होने वाली सिलिकामय पदार्थों के निक्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इनमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। इन मृदाओं का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। निम्न भागों की तुलना में ये मृदा उच्च भागों में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय है। लेटेराइट मृदा भारत के लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर में फैली है तथा इसे भारत की समस्त मृदाओं की 3.7% है। ये मृदा पश्चिमी घाट की पाए, पूर्वी घाट, राजमहल की पाए, सतपुड़ा, विंध्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की मिकी पाए और मेघालय गारो पहाड़ों में पाई जाती है। लेकिन इन मृदाओं में जहाँ लोहे, अल्युमिनियम की प्रचुरता, वहीं नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूने और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। हालांकि इनकी उर्वरता निम्न है, किंतु खाद मैन्यूर के पटवन के प्रति इनमें उच्च संवेदनशीलता पाई जाती है। इनमें मुख्यतः चावल, रागी, कोंदो, गन्ने और काजू की खेती होती है। पर्वतीय मृदा देखिए माउंटेन सॉइल देखिए, पर्वतीय मृदा भारत के लगभग 18.2 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर फैली हुई है तथा समस्त मृदाओं में इनकी हिस्सा 5.5% है। ये मृदा को हिमालय की घाटियों में ढलानों पर 2700 से 300 मीटर की ऊंचाई के बीच के भागों में पाई जाती है। ये मृदा आपको सामान्यतः अप्रोड मतलब इमेच्योर है तथा इनका क्रमबद्ध अध्ययन अभी काफ़ी है। देखिए इनकी संरचना एवं गठन अवसादो दुमट से लेकर दुमट तक है। इनका रंग गहरा भूरा ब्राउन है तथा इन मृदाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दुमट पोर्जर लॉमी पोर्जर तथा दूसरा उच्च स्थानीय हाई एल्टीट्यूड सॉइल मृदा है। देखिए दुमट पोर्जर हिमालय के मध्य अक्षांशीय भाग, असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। जहाँ देवदार, चीड़ और नीले चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इन मृदाओं का क्षेत्र आपको अम्लीय तथा इनमें हुमस की निम्नता है। लेकिन इन मृदाओं में मक्के, चावल, दलहन, तिलहन, फलों एवं चारे की खेती की जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको देखिए 1 मिनट देखिए वनाच्छादन, ढाल एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर उच्च अस्थायी मृदाओं को भूरी अर्थ, ब्राउन अर्थ एवं लाल दुमट मृदाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन मृदाओं को उप मृदा सतह बर्फ के अंदर जमी हुई स्थिति में है। इनकी मृदा परिस्थिति देखिए यहाँ पर क्या इनकी मृदा परिच्छेदिकाएँ का साधारणतः निम्न स्तरीय विकास हो सका है। अब देखिए लाल एवं काली मृदा, रेड एंड ब्लैक सॉइल देखिए यहाँ पर। देखिए लाल एवं काली मृदाओं का विस्तार एकाकी टुकड़ों में देखिए आपको क्या कि लाल एवं काली मृदा आपको देखिए रेड एंड ब्लैक सॉइल देखिए क्या लाल एवं काली मृदाओं को एकाकी टुकड़ों में है, जिन्हें बुंदेलखंड अरावली के पूर्वी राजस्थान और गुजरात में देखा जा सकता है। इन मृदाओं का विकास आर्कियन और पूर्व कैम्ब्रियन कालों के ग्रेनाइट नाइस जेनेसिस GNEIS और क्वार्टजाइट पर हुआ। ये अपेक्षाकृत कम उर्वरक है, परंतु सिंचाई की उचित व्यवस्था के उपरांत इनमें अच्छी उर्वरता पाई जाती है। इन मृदाओं पर मक्के, बाजरे, ज्वार, दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है। आपके धूसर में भारी मृदा देखिए, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल देखिए। इन मृदाओं का निर्माण आपको ग्रेनाइट, नाइस और क्वार्टजाइट के अपक्षयन द्वारा हुआ है। ये देखिए ये ढीली, यहाँ देखिए क्या
देखिए आपको क्या कि इन मृदाओं का मतलब धूसर एवं भूरी मृदा ग्रे एंड ब्राउन सॉइल का मृदाओं का निर्माण ग्रेनाइट नाइस और क्वार्जर का अवक्षय द्वारा हुआ है। ये ढीली देखिए ये ढीली और यानी क्या ये ढीली और भूरी फ्री फ्लेवर मृदाएं हैं। इसमें विद्वान लोहे का ऑक्साइड हेमेटाइट और लिमोनाइट है। इसे लाल काले या भूरे इसे लाल काले या फिर इसे लाल काले या फिर भूरे रंगों की भिन्नता प्रदान करता है। इसे लाल काले या फिर भूरे रंगों की भिन्नता प्रदान करते हैं भिन्नता प्रदान करता है। ये मृदाएं राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या नमक उप पर्वतीय मृदा जिसको बोलते हैं सब माउंटेन सॉइल बोलते हैं। ये मृदा जम्मू एवं कश्मीर से लेकर असम तक तराई प्रदेश के उप पर्वतीय भागों में एक संकीर्ण मिट्टी के रूप में पाई जाती है। इनका निर्माण शिवालिक एवं लघु हिमालय से प्राप्त अपरदित पदार्थों के निक्षेपों से हुआ है। ये मृदा उपजाऊ तथा उन्नत जंगलों के विकास को समर्थित करता है। कृषि कार्यों के लिए इन क्षेत्रों में की गई जंगलों कटाई ने यहाँ मृदा अपरदन संकट को जन्म दिया है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा के क्या सेलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल देखिए सोडियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थित इन मृदाओं की विशेषता है। आगे देखिए कोशिका कैपिलरी क्रिया की भौतिक गतिविधि कारण इसके लवण इन मृदाओं की सतह पर एक सफेद परत से बीज जाती है। देखिए देश में इन मृदाओं को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। यथा रे कल्लर उसर राकर थूर कार और चौपान इत्यादि की मृदा राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार और महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया क्या देखिए इनका मृदा गठन बलुई से लेकर बलुई दोमट तक है। इनमें नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी पाई जाती है तथा इसकी नमी धारण क्षमता भी काफ़ी निम्न है। अफवाह की बेहतर व्यवस्था जिप्सम और या चूने के प्रयोग और लवण रोधी फसल यथा बरसीम ढैंचा और अन्य फलदार फसलें की खेती करके इन अनुपजाऊ पदार्थों को इन खेती करके इन उपजाऊ मृदाओं को उपजाऊ बनाया जा सकती है। अब देखिए बनाई जा सकती है। अब देखिए पिटमय या दलदली मृदा के पीटी या मार्सी सॉइल दलदली मतलब मार्सी सॉइल देखिए वैसे क्षेत्र जहाँ भारी वर्षा होती है और वर्षा जल का उपयुक्त उपलब्ध नहीं है वहाँ पिटमय मृदाओं की उत्पत्ति होती है। यह वर्षा काल में साधारणतः जलमग्न रहती है तथा इसमें चारों खेती की जाती है। इनमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है और ये उच्च लवणीय लेकिन इनमें फॉस्फेट और पोटास कमी होती है। ये मृदा मुख्यतः आपको केरल के कोट्टायम या तथा आपका अल्लापुझा जिलों के कुछ हिस्सों में और सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा के अतिरिक्त ये मृदाएं कक्ष किरण में भी विद्वान है। फिर आगे हम देखिए आगे आपके यहाँ पर करेवा मृदा देखिए करेवा सॉइल देखिए करेवा मृदा आपको सरोवरीय निक्षेपों से बनी है जो कश्मीर घाटी तथा जम्मू मंडल के डोडा जिले की भद्रबाहु घाटी में पाई जाती है। ये मृदाएं चपटी सतहों वाली टीलों माउंट्स के रूप में कश्मीर घाटी की सीमाओं पर फैली है। इन मृदाओं के निर्माण को महीन गाद धुमुट बालू एवं कंकरों सिवा देखिए इनमें स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट विद्वान है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पूरी कश्मीर घाटी अभी नूतन काल पैलेस्टीन पीरियड में जल के नीचे रही थी। आने वाले समय में आपको अंतर्जात बड़ों द्वारा बारमूला खड्ड जॉर्ज का निर्माण हुआ था। इस झील का जल इसके द्वारा निकासी हुआ। इस झील या सरोवर में निक्षेपित पदार्थों से कोरवा की रचना हुई। देखिए मीटर मिस के अनुसार करवा की मोटाई लगभग 1400 मीटर है। वास्तव में करेवा को ऊंचाई में अभिवृद्धि हुई है इनकी काट छांट भी हुई है। उपवायवीय सब एरियल अनाच्छादन द्वारा इसका भारी मात्रा में अपरदन भी हुआ है। अनाच्छादन द्वारा भारी मात्रा में इनका भारी मात्रा में आपको अपरदन भी हुआ है तथा इनकी वर्तमान स्थिति के निर्माण में झेलम नदी का भी भारी योगदान रहा है। इन मृदाओं पर आज मुख्यतः केसर बादाम अखरोट सेब और फलों की खेती की जाती है। केसर की खेती वहाँ की किसानों को अच्छी आय अर्जित कराती है।
लेकिन पालमपुर, पुलवामा और कुलग्राम की करेवा मृदा उच्च गुणवत्ता वाले केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हिम क्षेत्र देखिए यहाँ पे हिम क्षेत्र स्नोफील्ड्स की बात है। भारत लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर भूभाग बर्फ या हिमालयों से ढका है, जिन्हें हिम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वृत्त हिमालय की ऊंची चोटियाँ कराकोरम, लद्दाख और जास्कर इसके मूल क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की मृदा अवरोध है, यहाँ साधारणतया मृदा अपरदन नहीं हुआ ये मृदा वर्ष भर जमी रहती है, ये कृषि कार्य को अनुपयुक्त है। ICAR ने भारतीय कृषि को उनके स्वभाव और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग USDA का मृदा वर्गीकरण निम्न तालिका काम दिया गया है। अगर क्या USDA के अनुसार भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण देखिए यहाँ पर क्या देखिए, अब जो USDA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपको भारतीय मिट्टी का जो वर्गीकरण क्या महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, हमें लगता है कि ज़्यादा आपको नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या कि आपको कुछ 8 प्रकार के हम मिट्टी एक है एनसिप्ट और आपको वर्ग से इसको हटाइए, जब जरूरत पड़ेगा तब आपको देख लिया जाएगा। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको देखेंगे तो आप प्रियस क्वेश्चन में तो आप तब उसका उपयोग करके यहाँ पर ले लिया जाएगा। लेकिन ये है कि आपको अमेरिका के द्वारा भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण किया गया। अब आगे हम देखें क्या कि भारत को प्रति वर्ष 16 लाख टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के नुकसान के साथ मिट्टी के कटाव की समस्या का सामना मिट्टी कटाव की समस्या का देखिए को प्रति वर्ष 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के नुकसान के साथ मिट्टी के कटाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी देखिए मृदा संरक्षण यहाँ क्या कि मृदा संरक्षण और भू उपयोग योजना के राष्ट्रीय ब्यूरो के अनुसार 146.8 MHA मिलियन हेक्टेयर भूमि अवनाती है। पूरे देश से मिट्टी का वार्षिक नुकसान को 5.3 बिलियन टन है। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अनुसार 2011 में भारत में कुल भूमि का 29.3% अवनति भूमि थी। अब देखिए भारतीय मृदाओं का भारतीय मृदाओं की समस्या देखिए यहाँ पर देखिए हम भारतीय मृदाओं की समस्या देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल की बात की गई है। देखिए किसी क्षेत्र की मृदा को प्राकृतिक शक्तियाँ विनष्ट करती रहती है, जैसे यथा मृदा विनाश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वैसे वनों की कटाई, पशुओं द्वारा की गई अत्यधिक चराई और कृषिगत कार्यों के लिए अवैज्ञानिक भू उपयोग इत्यादि मानवीय गतिविधियों द्वारा भी मृदा को भारी क्षति पहुँचाई जाती है। और भारतीय मृदाओं की प्रमुख समस्या को देखिए मृदा अपरदन, दूसरा आपको घटती मृदा उर्वरता है, तीसरा आपको जल जमाव है, चौथा आपको लवणीयता एवं क्षारीयता है, पांचवा मरुस्थलीकरण है। और की मृदा अपरदन जिसको मृदा सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। देखिए मृदा के ऊपरी सतह के देखिए अब मृदा के यहाँ पर क्या कि मृदा के ऊपरी सतह के अनावरण हटने को मृदा अपरदन सॉइल इरोजन कहते हैं। देखिए मृदा के ऊपरी परत के अनाच्छादन को और जहाँ शीट परत अपरदन शीट इरोजन कहते हैं। वहीं अगर जल के बहाव के पश्चात अपरदन के दौरान अवनालिकाओं गुलीज का भी निर्माण होता है, जो तो इसे गली अपरदन गुली इरोजन भी कहते हैं। देखिए मृदा अपरदन भारत की एक सार्वभौमिक समस्या है। यहाँ भारी वर्षा क्षेत्रों में अपरदन का कारक जल है, वहीं शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसकी एक कारक वायु है। देखिए एक अनुमान के अनुसार भारत का 180 मिलियन हेक्टेयर भूभाग मृदा अपरदन की प्रतिकूलता से ग्रस्त है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60%। अब कश्मीर का इमेज आपको दिया गया है करेवा मिट्टी का। देखिए यहाँ पे आपको कहा उसको समझने प्रयास करते हैं। जल यहाँ पे जो कहा देखिए आपको क्या कि जल हवा समुद्री लहरें हिमानी और स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारतीय मृदा के अपरदन के मूल कारक हैं। देखिए विभिन्न कारकों से प्रभावित मृदा अपरदन के क्षेत्रों को चित्र 6.5 द्वारा दर्शाया गया। देखिए भारतीय अपरदन देखिए मृदा अपरदन कारकों में जल सबसे प्रमुख है। देखिए जल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए सतही अपरदन या मृदा की सतह का समरूप अपरदन सरफेस इरोजन द्वारा। बी देखिए रील या क्षुद्र सरिता देखिए क्षुद्र सरिता अपरदन, जिसमें मृदा की सतह पर जल के प्रवाह उंगलियों जैसी फिंगर शेप्ड नालियों का निर्माण होता है। और सी देखिए आपका अवनालिका गली जैसे जीव गली अपरदन, जिसका निर्माण विस्तृत और
और विस्तृत और देर तक चलने वाले रीढ़ अपरदन द्वारा होता है। यह मृदा अपरदन की सबसे दूर और क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है जो मृदा को कृषि कार्यों और पूरी तरह अनुपयुक्त बनाती है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में गली मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में आपको मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में आपको गली अपरदन के विशिष्ट उदाहरण मिलते हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी इसके विशिष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमालय के दक्षिणी ढालों उत्तर प्रदेश हिमालय दक्षिणी ढालों उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों तथा पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों में गली अपरदन की समस्या व्याप्त है। देखिए राजस्थान हरियाणा पंजाब पश्चिमी राजस्थान हरियाणा पंजाब पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन की समस्या देखिए भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि को वायु अपरदन द्वारा उर्वरक बनाया जा चुका है। और यहाँ देखिए क्या बनाया जा चुका है। देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल द्वारा मृदा का उच्च अपरदन किया जाता है। केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र एवं गुजरात के सागर तटों पर इसके द्वारा द्रुत अपरदन किया जाता है। और भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के पश्चात मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान पर आपको क्या यहाँ देखिए आपको क्या कि जल हवा समुद्री लहरें हिमानी और स्थानांतरी खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारतीय मृदा अपरदन के मूल कारक हैं। विभिन्न कारकों से प्रभावित मृदा अपरदन के क्षेत्रों को चित्र 6.5 में द्वारा दर्शाया गया। देखिए मृदा अपरदन कारकों में जल सबसे प्रमुख है। देखिए जल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये देखिए आपको सतही अपरदन या मृदा की सतह का समरूप अपरदन सरफेस इरोजन द्वारा। बी देखिए रीढ़ या क्षुद्र सरिता अपरदन जिसमें मृदा की सतह पर जल के प्रवाह उंगलियों जैसी देखिए फिंगर शेप्ड नालियों के निर्माण जैसे होता है। और सी अवनालिका गली अपरदन जिसका निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाले रीढ़ अपरदन द्वारा होता है। यह मृदा अपरदन की सबसे द्रुत और क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है जो मृदा कृषि कार्यों के पूरी तरह अनुपयुक्त बनाती है। देखिए मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में आपको गली अपरदन के विशिष्ट उदाहरण मिलते हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी इसके विशिष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमालय के दक्षिणी ढालों उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों तथा पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों में गली अपरदन की समस्या व्याप्त है। देखिए राजस्थान हरियाणा पंजाब पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन की समस्या है। भारत के हजारों हेक्टेयर भूमि को वायु अपरदन द्वारा उर्वरक बनाया जा चुका है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल द्वारा मृदा का उच्च अपरदन किया गया है। केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र एवं गुजरात के सागर तटों पर इसके द्वारा द्रुत अपरदन किया जाता है। देखिए भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित संभावित क्षेत्र राजस्थान में है। राजस्थान के पश्चात आपको मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव क्रमशः मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। देश के मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपको है चंबल और यमुना नदियाँ आपको शिवालिक के दक्षिणी ढाल लघु एवं मृत हिमालय सी देखिए आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट छोटा नागपुर पठार और ई देखिए आपको राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा एवं पंजाब के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र। हाँ फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि आगे देखिए आपको घाटी मृदा
इंडिया में सॉइल एरोजन का मैप आपको इमेज दिया गया। फिर आगे देखिए क्या कि आपको यहाँ पर जो कहा गया घटती, इसमें आगे देखिए आपको घटती मृदा उपलब्धता देखिए, डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी देखिए आपको। भारतीय कृषि भूमि का सैकड़ों वर्षों से उपयोग में लाए जाने तथा बहुफसल पद्धति अनुसरण के कारणों से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता में तेजी से घटती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा मृदा की घटती उर्वरता की आम शिकायत की जाती है। देखिए इन क्षेत्रों से रिपोर्ट मिली है कि किसानों द्वारा पिछले वर्ष के उत्पाद स्तर को प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष अपेक्षाकृत अधिक लागत इनपुट्स का उपयोग किया जाए। देखिए सत्य तो यह है कि अवैज्ञानिक फसल चक्र गेहूँ और चावल की दशकों से की जा रही पुनरावृत्ति कारण भारत के महान मैदानों के मृदा की उर्वरता का उच्च ह्रास हुआ है। फिर देखिए वैसे ह्रास हुआ है। देखिए क्या कि वैसी फसलें जो मृदा उर्वरता का सर्वांगीण दोहन करती है, अगर उनके बाद भूमि में दलहन फलीदार मतलब क्या लेगुमिनस फसलों की खेती की जाए तो प्रभावित क्षेत्रों की मृदा उर्वरता का संवर्धन संभव है। अब देखिए जल जमाव जिसको बोलते हैं, क्या जल जमाव तो वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं। किसी क्षेत्र को जल जमाव वाटर लॉगिंग के अंतर्गत सब तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो जब फसलों की जड़ों की मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। इस स्थिति की प्राप्ति के फलस्वरूप मृदा में हवा का सामान्य चक्र बाधित होता है। इस तरह इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। अब देखिए ये आपको चंबल घाटी अवनायिका प्रदन का इमेज दिया गया। फिर आपको आगे देखिए भारत में ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ अफवाह की अनुपयुक्तता के कारण जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। जल जमाव के मुख्य देखिए जल भराव के मुख्य कारण आपको पता देखिए नहरों से जल का रिसाव, दूसरा देखिए फार्म जल का अनुचित प्रबंधन, तीसरा देखिए जल निकास की कमी, चौथा देखिए प्राकृतिक विकास से छेड़छाड़, पाँचवां प्राकृतिक विकास छेड़छाड़ पर देखिए पाँचवां विकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती, छठा देखिए समुद्री डेल्टा क्षेत्र में बदलाव, सातवां देखिए आपको तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती लहरों की तटीय क्षेत्रों को चक्रवाती लहरों द्वारा सागरीय बाढ़ें। फिर देखिए आप क्या कि जल जमाव के कारण इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के कुछ भागों, पंजाब देखिए क्या कि जल जमाव के द्वारा इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के कुछ भागों, पंजाब के नहरों के तटीय भाग, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कृषिगत भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जल जमाव की समस्या से ग्रस्त है। अफवाह तंत्र की उपयुक्त व्यवस्था और रिसाव को कम करने के लिए नहरों के स्थलन लाइनिंग द्वारा जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों की कृषि के लिए पुनः उपयुक्त बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लवणीयता, यहाँ पर क्या आपको देखिए चौथा देखिए आपको लवणीयता एवं क्षारता देखिए सैलिनिटी एंड एल्केनिटी। हम देखिए क्या देखिए यहाँ पर क्या है कि मृदाओं में लवणता एवं छायता सैलिनिटी एंड एल्केनिटी की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। देखिए वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होता है, वाष्पीकरण दर वर्षण दर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैंगनीज के लवणीय और क्षारीय लवणों का ऊपर की तरफ आकर्षण होता है तथा वे मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत के कुछ सफ़ेद देखिए तथा वे मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत के रूप में भी जाते हैं। इस प्रकार उपलब्ध लवणीय एवं क्षारीय मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। भारत के खाद्य भागों में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में ऐसी समस्या विद्यमान है। देखिए एक अनुमान के अनुसार आपको भारत की लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत के कृषि क्षेत्र का लगभग 2.4% पर लवणता एवं क्षारता की समस्या व्याप्त है। देखिए आपकी भारत की मृदाओं में डेल्टाई क्षेत्रों में लवणीय दलदली और लंबे घासदार झाड़ियों वाले क्षेत्र भी विद्यमान है जिन पर कोई कृषि कार्य नहीं हो पाता है। कैल्शियम क्लोराइड द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त
कैल्शियम क्लोराइड द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त लवण सपाटो साल्ट फ्लैट का एक वृत्त रूप कक्ष स्केलन से विद्वान है। देखिए इन्हें कृषि कार्यों को उपयुक्त दबाने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए मरुस्थलीकरण की आप देखिए मतलब जिसको डिजर्टिफिकेशन का देखिए कृषि मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय भागों में गैर मरुस्थलीय मार्गों में मरुस्थल के विस्तार को मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। देखिए राजस्थान के थार मरुस्थल के पूर्वी और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों कई भागों में इसकी समस्या विद्यमान है। मरुस्थल की सीमाओं पर हवा की दिशा के लंबवत घने पत्तों वाले लंबे वृक्षों को लगाने तथा वहाँ जल की बेहतर उपलब्धि कराने से मरुस्थलीकरण को रोकने में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग द्वारा 1985 में भारत की निम्नलिखित डिग्रेडेड मृदा भूमियों का वर्गीकरण तथा उनके लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख किया गया। इस प्रकार की क्षतिग्रस्त भूमि मृदा क्षरण निम्नीकरण का क्षरण कारण प्रदेश और राजस्थान परिवर्तन के साथ बदलती है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ इसका कारण कुछ जल अपरदन है तो वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में या वायु अपरदन लवणता या फिर विषैले रसायन इत्यादि कारणों से विस्तार हुआ है। अब तालिका 6 बिंदु से स्पष्ट है कि भारत के लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर भूभाग जहाँ अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, वहीं लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर जल जमाव और दलदल की समस्या है। इसी प्रकार स्थानांतरित कृषि के प्रभावित क्षेत्र की मात्रा लगभग 3.51 मिलियन हेक्टेयर है, जहां देश के अधिसूचित वन प्रदेश के 14 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आपको निम्नलिखित मिलता है। देखिए वहीं 19 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग बिना झाड़ी के खाली पड़े। इन निम्नलिखित भूभागों को पुनर्जीत करने के उद्देश्य शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। अब के जल और हवा से होने वाले अपरदन भारतीय मृदा निम्नीकरण के सबसे प्रमुख कारण है। देखिए क्या जल अपरदन की दीर्घ समस्या तक चलने वाली निर्वाध प्रक्रिया इसे अवनालिका गली अपरदन के काफ़ी खतरनाक स्थिति तक पहुँचाता है। जल और वायु अपरदन एक साथ मिलकर पर्वतीय शीट अपरदन की और भी खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। भूमि के ऊपर से वनस्पतियों के हटने से उन पर वायु क्रिया तीव्र होती है और वायु अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। भारत के जल एवं वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों को चित्र 6.8 द्वारा दर्शाया गया। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि जहाँ वायु अपरदन की समस्या मुख्यतः थार मरुस्थल विद्यमान है, वहीं जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन की समस्या हिमालय, गंगा के मैदानी क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय भाग तक विस्तृत है। गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो अपनी सफलता के जल की भारी मात्रा रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों एवं नाशी जीवमार्गों पर निर्भर है द्वारा भारत के कई हिस्सों में जल जमाव एवं लवणता की समस्या को उत्पन्न किया है। उचित अफवाह व्यवस्था का विकास किए बिना ही सिंचाई क्षमता के विस्तार ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया है। भारत में निम्नलिखित भूमि की मात्रा कितनी है इसकी वास्तविक जानकारी का अभाव है। भारत के कृषि विभाग द्वारा 2015 में प्रकाशित भू उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि कार्य होने योग्य बंजर भूमि वेस्टलैंड वेस्ट के 53.9 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान था। अब के निम्नलिखित भूमि के प्रकार हम दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए अवनालिका युक्त भूमि जो आपको 1 मिलियन हेक्टेयर को दे देखिए इसका उतना उपयुक्त नहीं है। जो तालिका 6 आपको निम्नलिखित भूमि प्रकार अगर इसका जरूरत पड़ेगा किसी क्वेश्चन के अनुसार तो आपको सुबह कर लीजिए, फिर आगे छोड़ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या कि तालिका 2003, 2005 और 2011-13 के बीच मरुस्थलीकरण और भूमि अवनतीकरण में योगदान देने वाली प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आपको इस डाटा की जरूरत पड़ती है तो आप ले लीजिए यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दिया आगे। चलिए अब तालिका 6.5 का भारत में मृदा अवनतीकरण के कारण आपके विवरण के देश के टीजीए के अनुसार और आपको क्षेत्र की अगर इस सब डाटा की जरूरत पड़ती है तो आप उसमें से ले सकते हैं। अब देखिए मृदा अपरदन परिणाम देखिए कंसिक्वेंस मृदा अपरदन जो परिणाम उसको देखिए मृदा अपरदन परिणाम कंसिक्वेंस ऑफ सॉइल इरोजन देखिए मृदा अपरदन तत्काल भूमि में उत्पादन को बढ़ाने और संपोषित करने वाले पोषक तत्वों की कमी करता है तथा अंततः पारिस्थितिक असंतुलन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कारण बनता है। तो मृदा अपरदन के प्रमुख परिणामों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। देखिए क्या
अपराध देखिए मृदा के उर्वर देखिए मृदा के उर्वर ऊपरी सतह हरा मृदा के ऊपर उर्वर ऊपरी सतह का हरा, जिससे धीरे धीरे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में कमी आती है। दूसरा देखिए निछान निछान लीचिंग एवं जल जमाव वाटर लॉगिंग द्वारा मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास। तीसरा देखिए भूमिगत जल के स्तर में गिरावट तथा मृदा में नमी का ह्रास। चौथा देखिए क्या कि वनस्पति का सूखना शुष्क भूमि के क्षेत्र में विस्तार। फिर आपको पांचवा देखिए सूखा एवं बाढ़ की बराबरता में वृद्धि। छठा देखिए नदियों एवं नहरों के पेटों अवसाद का दबाव, जिसको सिल्टिंग बोलते हैं। सातवां देखिए भूस्खलन की बारंबारता वृद्धि। और आठवां यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मंद पड़ता है। नौवां आपको देखिए अपराधियों एवं डकैतों के छुपने के प्राकृतिक स्थानों में वृद्धि, जिस कारण अपराध एवं असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती है। दसवां देखिए क्या निम्नलिखित भूमि डिग्रेडेड लैंड को पुनर्जित करने का सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाता है। फिर देखिए विभिन्न प्रकार के व्यर्थ भूमि और निम्नलिखित मृदाओं को पुनः अर्जित करने की कोई एक रूपी रणनीति यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं है। इस कार्य में सहायक कुछ रणनीति निम्न प्रकार है। पहला देखिए सभी निम्नलिखित भूमि डिग्रेडेड लैंड और मृदाओं का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। सीमांत भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, जो को सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। दूसरा देखिए क्या कि निम्नलिखित मृदा और भू भागों को जल विभाग देखिए निम्नलिखित मृदा और भू भागों को जल विभाग वाटर शेड कार्यक्रमों की सहायता से पुनः अर्जित किया जा सकता है। तीसरा देखिए आपको वर्षा जल के संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग और संरक्षण को नियोजित विकास की प्रक्रिया के केंद्र फोकस में रखा जाना चाहिए। जल विभाजक परियोजना के लाभ को महत्तीकृत करने के जल संभर वाटर सर्ज क्षेत्रों में जल हार्वेस्टिंग की छोटी परियोजना की श्रृंखला की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर आपको चौथा देखिए मृदा संरक्षण के तकनीकों का कुशलता से कार्यान्वयन किया जाए। मृदा संरक्षण के तकनीकों का कुशलता से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, जिसकी संक्षिप्त चर्चा अगले पृष्ठों में आपकी गई। अब देखिए मृदा संरक्षण यहाँ पर है। देखो मृदा संरक्षण बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। मृदा भारत की 1,25,00,000 से भी अधिक जनसंख्या के सुपोषण को ध्यान में रखकर मृदा संसाधन उचित उपयोग और इसके संरक्षण को शीर्षस्थ महत्व देने की आवश्यकता है। देखिए तेज हवा द्वारा मृदा ऊपरी उर्वर परत को उड़ाए जाने से बचाने के गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश किसान अपने कृषि भूमि किनारे को पंक्तियों वृक्षारोपण करके मृदा संरक्षण का एक बेहतर और व्यवहार्य उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत मृदा अपरदन को कम करने, वृक्षारोपण, मृदाओं का तर्कसंगत उपयोगिता वे सारे उपाय शामिल है जिनसे मृदा का संपोषण होता है। मृदा संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा निम्न प्रकार है। पहला वृक्षारोपण देखिए, एफोरेस्टेशन देखिए वृक्षारोपण की मृदा अपरदन में कमी लाता है। वृक्ष केवल मृदा के ऊपरी उर्वर परत को जल द्वारा बहाए जाने या हवा द्वारा उड़ाए जाने से रोकते हैं, बल्कि वे जल के रिसाव की बेहतर व्यवस्था करके मृदा में नमी और जल स्तर वाटर टेबल को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। नदियों, नहरों, झीलों, सड़कों एवं रेल लाइन के किनारों तथा सामुदायिक भूमियों पर सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा देखिए आपको वृक्षों की कटाई प्रतिबंध। वृक्षारोपण का अतिरिक्त वृक्षों की निर्बाध कटाई को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से जन जागरूकता अभियान द्वारा वृक्ष वनों के महत्व को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अब समोच्च रेखा जुताई काउंटर प्लगिंग और पट्टी कृषि देखिए यहाँ पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की दिशा। पहाड़ी में आपको पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की दिशा के समरूप और ऊपर नीचे जुताई नहीं। देखिए पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की दिशा के समरूप ऊपर नीचे जुताई नहीं की जाने से बल्कि वहाँ समोच्च रेखा काउंटर के अनुरूप जुताई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समोच्च जुताई मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका। इसे देखिए इसी प्रकार को साधारण ढाल वाली कृषि क्षेत्रों पर कृषि कार्य आपको खेतों की छोटी पट्टियाँ स्ट्रिप्स विकसित की जा सकती है, जहाँ देखिए ताकि मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सके। फिर देखो बाढ़ नियंत्रण देखिए फ्लड कंट्रोल देखिए क्या कि भारत में मृदा अपरदन का
देखिए क्या है कि बाढ़ कंट्रोल फंड का देखिए भारत में मृदा अपरदन का बाढ़ से काफ़ी नज़दीकी संबंध। बाढ़ देखिए बाढ़ वर्षा काल में ही आती है। देखिए अतः वर्षा काल के जल को संग्रहित करने से लेकर अतिरिक्त जल की द्रुत निकासी पर ध्यान देखिए यहाँ पर ध्यान देना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। नदियों को देखिए नदियों को अंततः देखिए नदियों को अंत संबंधित करके करने नदियों को अंत संबंधित करने जैसी माला माला नल परियोजना, गार्डन कैनल प्रोजेक्ट या गंगा कावेरी लिंक नल परियोजना इस दिशा में काफ़ी सहायक हो सकती है। अब देखिए रवीन एवं व्यर्थ भूमियों का उद्धार देखिए देखिए रिक्लेमेशन और रेविन्स एंड बैडलैंड्स देखिए अब नालिका एवं खड्डों रेविन का उद्धार रिक्लेमेशन मृदा अपरदन की समस्या के निदान के आवश्यक कार्य है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अवनालिकाओं गलीज के मुहाने को बंद करने, अवनालिकाओं पर बांध का निर्माण करने, अवनालिकाओं को समतल बनाने, वृक्षारोपण पशु चारण के प्रतिबंधों जुड़ी कई योजनाओं का केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। फिर स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रतिबंध देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य तथा पूर्वी और पश्चिमी घाटों में स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन द्वारा मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। इसकी जगह इन क्षेत्रों में वेदिका कृषि टेरेस फार्मिंग टेरेस कल्टीवेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करने संबंधी एक योजना सातों पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभ की गई है। यह एक लाभान्वित योजना है जिसके अंतर्गत झूमिया स्थानांतरित कृषि को पुनः स्थापित किया गया। देखिए इस योजना को देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। देखिए ताकि आने वाले समय में इस कृषि विधि को अस्थायी कृषि में स्थानांतरित किया जा सके। फिर देखिए सातवां दीर्घ प्रतिभूमि पुनर्स्थापना देखिए रीस्टोरेशन ऑफ लॉन्ग फैलो देखिए बाद में प्रतिभूमि फैलो लैंड का क्षेत्र लगभग 96 लाख हेक्टेयर दीर्घ प्रतिभूमि लॉन्ग फैलो मुख्यतः आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विद्वान है। इन्हें कृषि कार्य चारागाहों और फलोद्यान के रूप में आपको स्थापित रीस्टोरेशन करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ होने वाले निर्बाध जल और वायु अपरदन की प्रक्रियाओं को रोका जा सके। अब लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का उद्धार देखिए। अब यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर क्या रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन एंड अल्काइन सॉइल देखिए भारत में लवणता और छायता से समस्याग्रस्त क्षेत्र 80 लाख हेक्टेयर से अधिक है। यह देखा जा सकता है केरल में 24.27 लाख हेक्टेयर के बाद छत्तीसगढ़ को 23.55 लाख हेक्टेयर भूमि मुख्यतः आपको लवणता छायता और अम्लता से प्रभावित है। ताइका 56 देखिए ICAR 2010 प्रकाश भारत स्थिति और स्थानीय के क्रमबद्ध और बंजर भूमि में तंडे के डिग्रेडेड एंड वेटलैंड ऑफ इंडिया स्टेटस एंड स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार पूर्ण विश्लेषण आपको यहाँ पर किया गया। देखिए बताया का भारत के राज्यों में प्रभावित मृदा क्षेत्र का तरीका यहाँ दिया गया, इसकी जरूरत नहीं। आगे चलिए अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया अब यहाँ देखिए कि आपको देखिए नमा देखिए आपको मृदा यहाँ देखिए कि नमा आपको क्या कि मृदा संरक्षण आपको देखिए यहाँ पर क्या कि मृदा संरक्षण के उपाय देखिए आपको मृदा संरक्षण अनुपाय देखिए अदर मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन देखिए भारत सरकार द्वारा देश की नियोजित प्रक्रिया में प्रारंभ से ही मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जाता है। देखिए मृदा अपरदन को रोककर मृदा के संरक्षण की दिशा में निम्न उपाय काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। देखिए बाढ़ एवं मृदा अपरदन पर नियंत्रण के उद्देश्य से सहायक नदियों पर उनके ऊपरी भागों में छोटे छोटे बांध डैम्स का निर्माण। फिर देखिए नहरों से होने वाली जल रिसाव को रोकने के लिए नहरों का स्तरण इनलाइन ताकि निम्न भागों में जलमग्नता वाटर लॉगिंग को रोका जा सके। फिर आपको देखिए क्या सतही और ऊर्ध्वाधर अपवाह तंत्र में सुधार करके जलमग्नता वाटर लॉगिंग की समस्या का निदान करना। सूक्ष्म एवं अर्धसूक्ष्म प्रदेशों पवन नोदकों विंड ब्रेक्स एवं आश्रय पट्टियाँ शेल्टर बेड्स का निर्माण।
निर्माण तो ताकि वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। फिर आपको देखिए नियंत्रित किया जा सके। फिर देखिए पाँचवां देखिए जैविक ऑर्गेनिक उर्वरकों एवं वनस्पति खाद कंपोस्ट मेन्यू के उपयोग में वृद्धि करना। फिर देखिए गोबर एवं हरित खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना। छठा फिर सातवां देखिए मानव अवशेषों वाटर देखिए मानव अवशेष वेस्ट एवं गाड़ी कचरा एवं सारी कचरों को खाद में परिवर्तित करना। फिर देखिए आठवां यहाँ पर क्या वैज्ञानिक फसल चक्र पर ध्यान देना। नवमा आपको क्या अवनालिकाओं की भरवाई देखिए अवनालिकाओं की भरवाई तथा भराई तथा ढालों पर वेदिका स्ट्रेचेज और स्ट्रेचेज देखिए अब क्या अवनालिकाओं की भराई तथा ढालों पर वेदिका टेरेसेट का निर्माण करना। दसवां क्या रेबिन का समतलीकरण एवं ढालों पर वृक्षारोपण एवं घास रोपण करना। और ग्यारहवां आपको क्या देखिए आपको स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण लगाना या भूमि या झूम लैंड को अस्थायी कृषि से स्थानांतरित करना। फिर देखिए आप 12वां आपके यहाँ क्या है। 12वां आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको निम्नलिखित मृदाओं पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। फिर देखिए 13वां आपको क्या है कि सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तकनीक को अपनाना। और फिर आपको यहाँ पर देखिए 14वां आपको क्या है निम्नलिखित मृदाओं वाले प्रदेशों में जनता को सेमिनार संगोष्ठी सम्मेलन एवं कार्यशालाओं के माध्यम से मृदा प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव एवं मृदा संरक्षण की आवश्यकता के प्रति शिक्षित करना। अब कृषि मंत्रालय हम लोग कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के भूमि आवंटीकरण को तटस्थ बनाना है। भारत 69% लगभग 105 मिलियन हेक्टेयर तथा सूक्ष्म भूमि लगभग 32% भूमि हस्तांतरण की समस्या से ग्रस्त है। अब देखिए भूमि देखिए यहाँ पर क्या कि लगभग 32% भूमि मरुस्थलीकरण के अंतर्गत ये लगभग 1 मिली योजना भारतीय भूमि के मरुस्थलीकरण को रोक या पलट सकता है। लगभग देखिए 1 मिनट फिर से देखिए लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर मिट्टी खत्म हो गया और मृदा अपरदन के कारण प्रति वर्ष 5,334 मिलियन टन मिट्टी खत्म हो रही है। एकीकृत भूमि उपयोग योजना भारतीय भूमि के मरुस्थलीकरण का एक भारतीय भूमि के मरुस्थलीकरण को रोक सकता है या पलट सकता है। अजैविक देखिए क्या अजैविक उर्वरक देखिए अजैविक उर्वरक एनपीके का गैर विवेकपूर्ण और अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को खराब कर रहा है। खराब कर देखिए नहरों के पानी से सिंचाई से अधिक आपको इससे अधिक द्वितीय लवणता को हो जाती है। हो सकती है जो पानी की गुणवत्ता को भी ख्याल में रखता है ख्याल करती है। देखिए भारत सरकार द्वारा कोई कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए भूमि आवंटीकरण को नियंत्रित करने और भूमि सुधार के उपाय के लिए प्रमुख सरकार की योजना देखिए यहाँ पर। सबसे देखिए राज्य योजना देखिए आपको राज्य की योजना देखिए क्या कि सामान्य क्षेत्रों में भूमि और पानी का संरक्षण देखिए उद्देश्य क्या भूमि अपरदन कमी करना भूमि का अवनतीकरण घटाना और पानी संरक्षण देखिए गतिविधियाँ क्या शुरू हुई देखिए टेरेसिंग और सुधार हुआ अपरदन किसान नियंत्रण जल संरक्षण एवं जल संरक्षण क्या कि जल देखिए क्या जल संरक्षण एवं वितरण वनीकरण खड़े तालाब। अब देखिए हम क्या राज्य की योजना के देखिए जल विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम देखिए एकीकृत पहुँच से छोटे जल विभाजन के उपचार का उद्देश्य है। अब देखिए हम क्या कि कृषि योग भूमि का इसमें कृषि योग भूमि का उपचार और कृषि योग और एक कृषि योग भूमि का भी उपचार था। गैर कृषि योग भूमि जल निकासी लाइन अब वनीकरण नदी कृषि बागवानी। अब आगे यहाँ पर कहा क्या केंद्र शासित प्रदेश चुनाव क्या एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सरकार भारत सरकार। अब देखिए जली विभाग और देखिए क्या एकीकृत देखिए यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना जो थी एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित आपको इसका उद्देश्य क्या था जल विभाजन विकास कार्यक्रम 1995 जिसे 2001-2003 में संशोधित किया गया। जिन देखा दिशा निर्देशों को अपनाकर इस कार्यक्रम में परिवर्तन की देखिए हम क्या आपको देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि संशोधित किया गया दिशा निर्देश को अपनाकर इस कार्यक्रम में कार्यान्वित गाँव में समुदाय को शामिल करने का इरादा है। हरियाली फिर देखिए केंद्र सरकार देखिए 13,53,125 लाख रुपए की धारण क्षमता आपको क्या
आपको की धारण क्षमता स्वीकार नहीं है। फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ की बात आपको की गई है। अब यहाँ देखिए एकीकृत फिर देखिए आपको एकीकृत बंजर भूमि का प्रधान एकीकृत बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम IWMP देखिए 2009-10 में क्या देखिए ये डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर देखिए कि मृदा को नष्ट करने के जल प्रदान और सतह पर पानी बह जाता है। फसल कटाई सतह और वर्षा का पानी कट जाता है। फिर आपको फसल कटाई से सतह और वनों का वर्षा का पानी बह जाता है। और फिर देखिए मिट्टी की अवधारणा यहाँ देखिए मिट्टी की अवधारणा मिट्टी की अवधारणा देखिए हम क्या मिट्टी की अवधारणा बनावट और इसके स्वरूप मिट्टी बनावट इसकी उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बढ़ावा देना। फिर देखिए सरकार की अन्य योजना देखिए योजना या परियोजना देखिए उपदेश मेघालय के जोल्टिया हिल जिले में कोपुली नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवनति भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण की शुरुआत की गई। अन्य विशेष देखिए क्या कि महत्वपूर्ण चेरापूंजी राष्ट्रीय परियोजना सुहार पटना सुहार। अब यहाँ क्या कि इसमें देखो सरकार का अन्य परियोजना देखिए मेघालय के जोरटिया हिल जिले में कोपी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवनति भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भू संरक्षण की शुरुआत देखिए आपको राष्ट्रीय कृषि विज्ञान YSCC देखिए भू देखिए क्या भू देखिए विदेशी योजना स्पंदन देखिए क्या विदेशी योजना स्पंदन देखिए क्या अब क्या कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना RMWP देखिए आपको कृषि विशेष योजना सहायता देखिए आपको चेतापूंजी का पारिस्थितिक तंत्र देखिए हम क्या चेतापूंजी पारिस्थितिक अब आगे हम देखिए इस तरह से याद है आपको देखिए विशेष योजना सहायता में क्या था कि चेरापूंजी पारिस्थितिक परियोजना तो स्वरा प्लांट के मकान अविनाशी हुआ। अब आपके यहाँ देख सकते ये आपको पूरी तरह से क्लियर होता है। अब के संसाधन रिसोर्स की बात हम अगले वीडियो में देखेंगे।